आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। आज का कार्यक्रम बच्चों के द्वारा रखा गया है क्योंकि यहाँ के बड़े बुजुर्ग और महिलाओं को मेरा कार्यक्रम शायद अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए किसी ने भी मुझे नहीं बुलाया। आज तो 4-5 बच्चे गए और जाकर के मुझे बुला कर लाए हैं, तो इसीलिए आज का ज़्यादा समय हम बच्चों को ही देंगे और ध्यान को ही देंगे क्योंकि बहुत रात हुई है। तो आज का समय डेली हम लोग 2 दिन से हम ध्यान 10 मिनट ही कर रहे थे, लेकिन इसकी टाइमिंग बढ़ा करके आज लगभग 25 से 30 मिनट हम ध्यान को करेंगे। और इस ध्यान में 2 अलग-अलग ध्यान का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो 2 ध्यान आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा। एक जो आप लोग पहले से कर रहे थे वो, और दूसरा उसमें एक और जोड़ा जाएगा। उससे पहले कुछ बातें कि ध्यान आखिर में इंसान के लिए क्यों जरूरी है। ध्यान ये जो शब्द है, जाने अनजाने हम बड़े लंबे समय से इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है यहाँ पे जिसने अपने मुंह से ध्यान शब्द का उपयोग नहीं किया होगा। भले ही ध्यान आपने इससे पहले किया था क्या, जो मैंने अभी 2 दिन पहले करवाया, 2 दिन से करवा रहा हूँ, वो ध्यान कभी इससे पहले किसी ने किया था? नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ध्यान शब्द आप लोगों ने अपने मुंह से उपयोग ना किया हो। ध्यान तो आप लोग उपयोग करते हैं ना ध्यान शब्द का, कि देखो ध्यान से जाना, ध्यान से जाना, ध्यान से बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, ध्यान से रोड पार करना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से खाना। ये बातें आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी है, या बोली है या नहीं बोली है? सभी कोई ये बातें बोलता है, जाने अनजाने आप सभी लोग ध्यान शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन इस ध्यान को है क्या, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और न होने के कारण ही ये दिक्कतें आ रही हैं कि बच्चों में भी अविश्वास की कमी दिख रही है। ये बच्चे जो मुझे बुला करके लाए हैं वहां से यहाँ, कैमरा ऑन करते ही डर गए। और सिर्फ यही नहीं डरे, अगर मैं यहाँ पे अगर बड़े बुजुर्गों को और आप लोगों को भी कह दूं, जो लोग बड़े अच्छे अच्छे गीत गाते हैं शादियों में घंटों घंटों, लेकिन फिर वो लोग भी चुप हो जाएंगे। कारण है अविश्वास। और ये अविश्वास हम दूसरे पे नहीं, लोगों को ये चीजें आती हैं कि हाँ अविश्वास मतलब दूसरे पे विश्वास नहीं है। अविश्वास का मतलब दूसरे पे विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं होता। पहला तो अविश्वास इंसान को स्वयं पे होता है। स्वयं पे ही विश्वास नहीं है कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब तक कोई व्यक्ति अपने ऊपर ही विश्वास ना करे, तब तक वो दूसरे पे विश्वास कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो उसे स्वयं पे विश्वास करना होगा कि मैं ये काम कर सकता हूं। जब मैं ये काम कर सकता हूं, ये खुद पे विश्वास होगा, तभी जाकर के धीरे धीरे वो विश्वास दूसरे पे जगने जाएगा। क्योंकि जो अपने पास ही नहीं है, वो दूसरे के पास, दूसरों को क्या दीजिएगा जो आपके पास है ही नहीं। क्योंकि एक कहानी एक सूफी फकीर महिला की है जिसका नाम राबिया था। उसके यहाँ एक दिन एक सूफी फकीर व्यक्ति ठहरा था, तो उसने कहा राबिया से कि राबिया तो कुरान जो पढ़ती है मुझे भी दे, अभी मैं दिन भर आज फ्री हूं तो कुरान पढ़ लेता हूं। तो कुरान पढ़ने के लिए जब उसने उठाया और कुरान को वो पलट रहा था और पढ़ रहा था, तो उसमें एक लाइन है कि शैतान जहां मिले वहां उसे मारो। तो वो शब्द को उसने काट रखा था।
उस शब्द को उसने काट रखा था। तो उस फकीर ने जाकर के राबिया से पूछा कि राबिया, ये लाइन तुमने कुरान में कैसे काट दिया और इस लाइन को क्यों काटा है? तो राबिया ने कहा कि जब से मैंने सत्य को जाना है, बैठ जाइए, ठीक है, बैठिए। ठीक है, ठीक है। तो राबिया ने कहा कि जब से मैंने सत्य को जाना है तब से मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं, मुझे कोई भी दुश्मन नहीं दिखता है। और मैं किससे नफरत करूं जब मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम है? तो इस प्रेम से नफरत कैसे करूं? अगर आपके पास हथियार के तौर पे सिर्फ प्रेम बचा हो तो किस चीज को फेंक के मारेंगे? किस चीज को फेंक के मारेंगे? है ही आपके पास प्रेम, तो फेंक के मारेंगे भी तो क्या मारेंगे? प्रेम ही मारेंगे ना। देने को अगर सिर्फ प्रेम ही है आपके पास तो क्या दीजिएगा? प्रेम ही दीजिएगा। उसने कहा मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं प्रेम के सिवा, तो मैं दूंगी क्या? इसी के जैसा एक कहानी और भी है जो बुद्ध के जीवन से है। एक दिन बुद्ध चारिका करने जा रहे थे और चूंकि ढेर सारे लोग बुद्ध से नफरत किया करते थे और कारण था कि उस समय सन्यास की परंपरा जवान लोगों के लिए नहीं थी। उस समय सन्यास की परंपरा चौथे 4 हिस्सों में बांटा गया था। सन्यास को मतलब सन्यासी जीवन को चौथे भाग के लिए छोड़ा गया था। पहला जो 25 वर्ष था वो एक गृहस्थ जीवन के तौर पे था। पहला 25 वर्ष गृहस्थ के तौर पे था। सॉरी, पहला 25 वर्ष शिक्षा के लिए, दूसरा 25 वर्ष गृहस्थ के लिए, तीसरा 25 वर्ष। आराम से बैठिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात करने की जरूरत नहीं है। तो पहला 25 वर्ष सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल में शिक्षा के लिए दिया जाता था कि वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के ऊपर ध्यान दे और सारी चीजें दुनियादारी के बारे में सीख ले। उसके बाद वो 25 साल के बाद उसे समाज में भेजा जाता था गुरुकुल से। तो 25 साल, अगले 25 साल वो एक गृहस्थ जीवन जीता था। 25 साल की उम्र में जब वो वापस आता अपने घर पे आश्रम से, गुरुकुल से, तो वो उसकी शादी करवा दी जाती और वो अगले 25 साल तक गृहस्थ जीवन का भोग करता, गृहस्थ जीवन का पालन करता। तो 50 साल कंप्लीट हो गया, 25 साल ही पढ़ने में और 25 साल गृहस्थ जीवन जीने में। तीसरा 25 साल जैसे ही व्यक्ति 50 साल का हो जाता तो अगला 25 साल उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता। अगला 25 साल उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता, 50 साल से लेकर के 75 साल तक। और 75 साल के बाद अगला 25 साल जो बचा, अगर 75 साल अगर कोई व्यक्ति जिंदा रह गया तो 75 साल की उम्र में वो व्यक्ति वनप्रस्थ हो जाता था, मतलब वन की तरफ निकल जाता था सन्यासी के लिए। मतलब सन्यासी बनने के लिए चौथे स्टेज पे जाकर के, और वो स्टेज कब शुरू होता था? 75 साल के बाद। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? युवाओं को और नौजवानों को दीक्षा देना शुरू किया और भिक्षु बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि 75 साल तक जाता कौन है, 75 साल जल्दी जीता कौन है। और जब हमें निर्वाण ही पाना है, जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलना ही है, तो उसके लिए हम 75 साल तक इंतजार क्यों करें? क्योंकि अधिकतर लोग तो उससे पहले ही मर जाते थे। तो इसीलिए उन्होंने इस धारणा को तोड़ युवाओं को दीक्षा देना शुरू किया, जिसके कारण समाज से विद्रोह पैदा हुआ कि ये नौजवान लड़कों को भी भिक्षु बना रहा है।
इसलिए उनका विरोध हुआ। तो कभी एक दिन की घटना है कि वो जा रहे थे चारिका करने के लिए, भ्रमण करने निकले, किसी ने आकर के उनको ढेर सारी गालियां दी। जब गालियां दी तो बुद्ध कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जब वो कुछ भी नहीं बोले तो वो और ज्यादा आग बबूला हो गया कि कुछ भी बोल क्यों नहीं रहा, मैं तो गाली दे रहा हूं। तो बुद्ध ने बोला आपका गाली देना हो गया, अगर आपका गाली देना हो गया तो बोलिए अब मुझे दूसरे गांव जाना है, संध्या हो रही है, संध्या से पहले मुझे दूसरे का गांव में पहुंचना है। अगर आपका बात रखना हो गया तो मैं जा सकता हूं क्या? उसने बोला ये अजीब आदमी, हम यहाँ इसको गाली दे रहे हैं और ये व्यक्ति बोल रहा है कि आपका बात बोलना हो गया तो बोलिए हम आगे जाते हैं। तो उसने बोला कि आपको खराब नहीं लग रहा है, मैं यहाँ गाली दे रहा हूं और आपको जाने को पड़ा है। तो बुद्ध ने कहा कि एक गांव में कुछ लोगों ने मुझे खीर ला करके दिए, दान देने के लिए आए मुझे, क्योंकि मैं खाना खा चुका था और मेरा पेट भरा हुआ था। तो मैंने बोला कि अब मैं खीर क्या लेकर करूं, मैंने खाना तो मेरा हो चुका है आज का। वो एक ही टाइम खाना खाते थे। तो बोले ये खीर लेकर करूंगा क्या, खा तो सकता नहीं। तो उन्होंने कहा कि उसने वो खीर ले गया, मैंने अगर उसको खीर लिया नहीं, उसने खीर ला करके मुझे दे रहे थे तो मैंने दान लिया नहीं, तो आप बताइए वो खीर ले जा करके क्या किया होगा? तो उसने बोला खीर ले जा करके घर ले गया होगा। तो घर ले जा करके क्या किया होगा? तो अपने बीवी बाल बच्चों को दे दिया होगा खाने के लिए। तो उसने बोला ये बात मुझे आप क्यों बता रहे हैं, खीर वाली बात? तो बुद्ध ने कहा तुमने गाली मुझे दिया, मैंने गाली लिया नहीं। तुमने मुझे गाली दिया, मैंने गाली लिया नहीं, अब इसका क्या करोगे? हाँ, घरे ले जाएंगे। और घरे ले जाके क्या करेंगे? वही गाली अपने बीवी बाल बच्चों को देंगे। उन्होंने कहा तुम्हारा देना अधिकार हो सकता है, लेकिन मेरा न लेना मेरा अधिकार है ना। तुमने दिया, मैंने लिया ही नहीं। अब ना जब नहीं दिया तो वो तो तुम्हारे पास बच गया, अब इसका क्या करोगे? तो इसको लेकर के ये चीजें, इन चीजों से समझ में आती है कि जो हमारे पास है हम वही दे सकते हैं। क्योंकि आनंद ने कहा कि बुद्ध कई जगहों पे मैंने देखा कि लोगों ने आपको गालियां दी, लोगों ने आपके मुंह पे थूका, आपको पत्थर मारा और आपने कुछ नहीं किया। आप बोलते, आदेश देते, मैं उसे डंडे से पीटता, उसे ठीक कर देता। तो उन्होंने बोला इससे क्या? तो बुद्ध ने बोला इससे क्या होता? अगर उसने मुझे गाली दी, मेरे अंदर है ही नहीं तो मैं दूंगा कैसे? मेरे अंदर क्रोध ही नहीं है, क्योंकि क्रोध एक ऐसी अग्नि है, क्रोध एक ऐसी अग्नि है, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, राग हो, द्वेष हो, अहंकार हो या ईर्ष्या हो, ये जब भी इंसान के अंदर में जन्मता है, ईर्ष्या मतलब किसी से जलन होना, अहंकार मतलब आपके घमंड को चोट लगता है तो आप किसी से अहंकार घमंडी बनते हैं, क्रोध उसमें भी आपको गुस्सा जो आता है। तो ये जब भी आपके अंदर उठता है तो जो मैं ध्यान बताता हूं उस समय आप ध्यान करना शुरू कर देंगे तो देखेंगे कि जब भी क्रोध उठता है, जब भी ईर्ष्या जगती है, जब भी अहंकार जगता है, आपके अंदर गर्मी महसूस हो जाएगी, वो कंपन महसूस हो जाएगी। क्योंकि वो जब तक आप खुद अग्नि में नहीं जलोगे, मतलब क्रोध एक ऐसी अग्नि है कि जो दूसरे को बर्बाद करने से पहले स्वयं को ही बर्बाद करना शुरू कर देती है। क्योंकि आग अगर आप किसी पे फेंक के मार रहे हो तो आग को पहले आप पकड़ोगे ना, तो पहले तो आपका हाथ जलेगा फिर दूसरा का जलेगा। तो उसी तरीके से क्रोध भी एक अग्नि की भांति है, द्वेष दुश्मनी भी एक अग्नि की भांति है
कि जब हम दूसरों के लिए पैदा करते हैं तो सबसे पहले जलता कौन है? कौन जलता है सबसे पहले? हम स्वयं ही जलते हैं, बाद में हम उस हथियार का उपयोग दूसरे के लिए करते हैं। इसीलिए बुद्ध ने हर चीज के लिए अष्टांगिक मार्ग जो है उन्होंने बताया। अष्टांगिक मार्ग तो मैं आठों को अभी पूरा डिफाइन करके नहीं बता सकता विस्तार पूर्वक, क्योंकि हर एक विषय पे मैंने आधे घंटे बात रखी है और 8 मार्ग है, लगभग 4 घंटे का है। तो बात है कि सारी बातें मैं एक बार में नहीं बता सकता। ढेर सारे वीडियोज, लगभग 150 से ज्यादा वीडियो मेरे YouTube चैनल पे हैं। आप जिस तरीके से डेली मोबाइल लेकर के सीरियल और सास बहू के सीरियल देखते हैं, उसी तरीके से कभी कभी बैठ करके आधे घंटे का वो वीडियो देख लिया कीजिए अपने मोबाइल में। प्रतिदिन जब एक वीडियो देखेंगे तो जाकर के आपको समझ में आएगा उस मार्ग के बारे में। मैंने विस्तार में बताया है। आप अपने आप को बिगाड़ने वाली चीजें तो प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन अपने आप को सुधारने वाली चीजें आप आधा घंटा भी नहीं देखना पसंद करते। तो कम से कम आधा घंटा समय अपने आप को सुधारने के पीछे दे, जो मैंने बातें उसमें बताई है। देखिए, जो काम आप करते हैं उन्हीं कामों के बारे में उसमें बताया गया है। कर्म सब करता है, लेकिन फिर उसमें बात है सम्यक कर्म की। उसमें सब कोई क्या करता है? सुनता है, लेकिन फिर सम्यक श्रोता कौन होता है? श्रवण, सुनने की कला। देखता सब है, लेकिन फिर सम्यक दृष्टि क्या होती है? खाता सब है, लेकिन सम्यक आहार क्या होता है? जैसे सम्यक आहार हम नहीं करते हैं। सम्यक आहार, आहार का मतलब समझ में आता है ना, भोजन। तो सम्यक मतलब सही भोजन क्या है? भोजन तो सब करते हैं, लेकिन सही भोजन क्या है? सही भोजन वही है जो हम पौष्टिक आहार का जब सेवन करते हैं। पौष्टिक आहार में भी क्या? जो सीजनल, मतलब जिसका सीजन होता है, जो भी फल का, जो भी सब्जियों का सीजन है, हम उसी का सेवन करें। और आहार सबको ही लेते हैं, लेकिन उसका टाइमिंग गलत रहता है, समय गलत रहता है। अब जैसे मैं जब भी बोलता हूं कोई भी जगह पे कि सूरज ढलने से पहले खाना खाना है, तो लोग बोलते हैं इस पे कौन चलने वाला है, हम ये नहीं चल सकते, मेरा ये दिक्कत है, तो मेरा वो दिक्कत है। अरे दिक्कत है तो मेरा, हम क्या कर सकते हैं? वो दिक्कत मेरा नहीं है ना। अब आप कहिए तो हम गलत चीज बताना शुरू कर दें। हम तो बस वही बताएंगे जिससे आपको फायदा हो सकता है, जिसके अनुसार प्रकृति का नियम चलता है। आप नहीं चलेंगे, वो मैं जबरदस्ती किसी को नहीं कह रहा है, लेकिन अगर आपको अपने आप के स्वास्थ्य को सुधारना है तो आप उस नियम का पालन करके ही अपने आप को सुधार सकते हैं। जैसे खाना खाने को लेकर के ही अगर मैं बताऊं, तो खाने का नियम है कि सुबह सूरज उगने के बाद से लेकर के सूरज डूबने से पहले के बीच में ही खाना खाएं, और ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम का खाना हर एक इंसान के लिए पर्याप्त है। और 3 टाइम अगर खा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा भोजन ले 3 टाइम, और वो भी सूरज ढलने से पहले तक की चीजें हैं। और जब आप भोजन लेकर के बैठे हैं खाने के लिए, तो खाना खा करके पानी नहीं पीनी चाहिए। हाँ, गला में अगर खाना फंस रहा है तो आपने थोड़ा सा पानी लेकर के उसे अंदर ले गए, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। उसके बाद जिस खाने को हम खा रहे हैं, उस खाने को कम से कम 32 बार चबाना होता है। उसे पूरी तरीके से चबाने का काम करे। लोगों को ये पता है कि हमारा पाचन क्रिया यहाँ शुरू होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। पाचन क्रिया पेट से शुरू नहीं होता है, पाचन क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाता है। आप लोग होम्योपैथिक दवा खाए हैं? कोई खाया है होम्योपैथिक दवा? खाया है ना? 2 बूंद जो डालते हैं वो पेट में जाता है क्या? हाँ, कंठ तक तो दूर की बात है, वो जीभ के पास से ही सोख लेता है। एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ में ऑटो रिक्शा में जा रहा था, तो उसने पूरा मुंह गुटके से भरे हुआ था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये गुटखा खाते हो, ये सब सही है क्या?
तो उसने कहा नहीं नहीं माँ जी, गुटखा हम लोग खाते हैं ना तो उसको घोटते नहीं है, मतलब थूक को, थूक हम लोग बाहर फेंक देते हैं। मैंने बोला किसको बेवकूफ बना रहे हो, मुझे या अपने आप को? इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहा था कि वो गुटखा को अंदर तक नहीं ले जाता है, वो सच बोल रहा था। लेकिन फिर बात ये आती है कि फिर मुंह में कैंसर कैसे होता है? अगर गुटखा को अंदर नहीं ले गया तो फिर मुंह में कैंसर कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि मुंह ही पाचन शक्ति का, पाचन क्रिया का शुरुआत है, यहीं से चीजें सोख ली जाती हैं, बहुत हद तक यहीं से चीजें सोख ली जाती है, तो यहीं से डायरेक्ट आपके शरीर में पहुंच जाएगा। आप साइनाइड जहर का नाम शायद सुने हो या नहीं सुने हैं, दुनिया का सबसे जहरीला जहर है, जिसको खाने के बाद आपको सोचने तक का फुर्सत नहीं देगा, वो सोचने तक का नहीं। तो आपको लगता है कि वो खाने के बाद में पेट में जाएगा, उसके बाद पचेगा, उसके बाद शरीर में जहर फैलेगा। हम बोल रहे सोचने तक का फुर्सत नहीं देता है, वो मुंह में डाले जीभ के द्वारा वो पूरे बॉडी इसको तुरंत खत्म कर देता है। हाँ हाँ, सेकेंडों में इंसान की मौत हो जाती है। तो कैसे गया? वो तो पचाया नहीं पेट में जाके पाचन क्रिया को। तो मुंह ही बहुत सारी चीजों को सोख लेता है। तो हम क्या करते हैं? हम डायरेक्ट खाना को निगलते हैं, चबाए और निगल लिए। तो इन चीजों पे ध्यान दे कि ध्यान से कम खाना तो शुरू करे, कि खाना को जब चबाए तो चबाने के बाद रस को चूसे जीभ से, और रस चूसने के बाद फिर वो खाने को अंदर में ढकेल दे। अगर इसे करेंगे तो कम भोजन में ही आपका पेट भर जाएगा, कम भोजन करने से ही पेट भर जाएगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो ये चीजें आती है सम्यक आहार में। अब जैसे सर आज आप खाना खा रहे थे तो मैंने क्या बोला कि सलाद साथ में लिए हैं, लेकिन सलाद खा रहे हैं बाद में। तो सलाद खाने का भी जो तरीका है, अगर आपने सलाद साथ में लिया है तो पहले सलाद को खा के खत्म करना होता है, और उसके बाद खाना जो आपने अनाज लेकर के शुरू किए हैं, चावल रोटी जो भी है, उसे उसके बाद खाना होता है। तो ये अगर तरीके को अगर अपनाते हैं तो ढेर सारी बीमारियां अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो इसीलिए हर एक छोटी चीज के लिए ध्यान का आवश्यक है। फिर आता है सम्यक दृष्टि। मतलब सम्यक तरीके से दृष्टि का मतलब होता है कि जो मैं कह रहा हूं वही आप सुन रहे हो, ये जरूरी नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वही आप सुन रहे हो, जरूरी नहीं है। जिस समय मैं कह रहा हूं उसी समय आप मेरी बातों को चलनी लेकर के छांट रहे हैं कि नहीं नहीं है, दूसरा जो बाबा आए थे वो कुछ और कह रहे थे, हमने तो टीवी में ये सुना था, हमने यूट्यूब पे ये सुना था, हम लोग के घर में तो ये चल रहा है। मतलब मेरी बातों को सुनते हुए भी मेरी बातों को छटनी करने का कोशिश करते रहते हैं, कि देखते भी रहते हैं कि नहीं ये बात बोल रहा है तो कहीं टीवी से मैच कर रहा है कि नहीं, यूट्यूब से मैच कर रहा है नहीं कि नहीं, किताब से मैच कर रहा है या कि नहीं। तो मेरी बातें सुनते हुए भी आप जो चलनीच का काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उसे भी चलनी कर करके अपने मुताबिक उसे छांटने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि वैसी दृष्टि को सम्यक दृष्टि नहीं कहते हैं। सम्यक दृष्टि वही है कि जो मैं कह रहा हूं उसी को आप सिर्फ सुन रहे हो और विरोध नहीं कर रहे उस समय, पहले सिर्फ सुनने का काम कर रहे हैं। पहले सुन लीजिए पूरी तरीके से, बाद में चिंतन मंथन करते समय छांटिएगा कि ये सही है या गलत है। और मुझे गलत साबित करने के लिए भी आपको सिर्फ मुंह से गलत साबित नहीं कर सकते हैं। मैं जो बोलता हूं उसे पहले कीजिए और करके उसको देखिए कि इस पे चल करके फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको कुछ दिनों में ही, कम से कम 21 दिन, अगर आप प्रतिदिन सुबह सो करके उठने के बाद फ्रेश होकर के ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद वो दिन भर आप अगर 2 से 3 टाइम जो भी भोजन कर रहे हैं, जिस तरीके से मैंने कहा कि भोजन को चबा चबा करके उसे रस को चूस कर उसके बाद खाना को अंदर भेजने के लिए, और सूरज ढलने से पहले तक आपको वो खाना खा लेना है 3 टाइम का।
और 2 टाइम जो मैंने बताया है कि हर सिंगार और तुलसी के पत्ते का काढ़ा पीने के लिए 21 दिन ही अगर आपने इस प्रयोग को करेंगे, अपने आप आपको लगने लग जाएगा कि नहीं मुझे ये फायदा हो रहा है। और रात में सोने से पहले ध्यान करके सो जाना है। तो मेरी बातों को इग्नोर करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरी बातों को माने तो न माने तो मेरे जीवन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर आप मेरी बातों को मानते हैं तो आपका ही फायदा होगा, और नहीं मानते हैं तो घाटा भी होना है तो आप ही का होगा, मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो इसीलिए मैं घूम रहा हूँ गांव गांव, लोगों को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग। ये बुद्ध की शिक्षा है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। लोगों को जीवन जीने की कला नहीं पता है। भले लोग कह देते हैं आज मैं कुछ बातें बोलने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है लोगों को बुरा भी लगे, हो सकता है लोगों को बुरा भी लगे। कुछ नेतागण या लोग इन बातों का बहुत बोलते हुए सुनते हैं कि जो अछूत लोग हैं इनके गांव में लोग नहीं जाते, इन्हें गांव से बाहर रखते, या फिर इनको अपने थाली में खाना नहीं खाने देते थे, या इनके हाथ का पानी नहीं पीते थे। इसके पीछे का भी कारण रहा है। कोई भी चीजें ऐसे ही नहीं बन गई हैं। अगर ये चीजें ना होती तो बुद्ध को जीवन जीने की कला ना सिखानी पड़ती। अगर बुद्ध कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए तो इसका मतलब क्या है? 2500 साल पहले अगर बुद्ध कह रहे हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब क्या है? 2500 साल पहले झूठ बोला जाता था? हाँ, बोला जाता था, तभी तो मना किया जा रहा है ना। अगर लोग सारे के सारे सत्यवादी होते तो झूठ बोलने का मना किया जाता? हाँ, नहीं होता ना। और अगर बुद्ध जीवन जीने की कला सिखा रहे, इसका मतलब क्या है? आपको जीवन जीने की कला नहीं आती है। कुछ चीजें मैंने अभी वर्तमान में 2500 साल पहले की छोड़ दीजिए, मैंने अभी वर्तमान में ही जो चीजें देखी है और जो मैंने अनुभव किया है उस अनुभव को साझा कर रहा हूं। हो सकता है ये वीडियोस जो देख रहे हैं वो भी और आप सभी को भी बुरा लग सकता है, लेकिन ये बात कटु सत्य है। और जब तक अगर अपने जीवन जीने की कला में परिवर्तन नहीं लाते हैं तब तक आपका उद्धार नहीं होने वाला है, ना आपकी प्रगति होने वाली है। और वो कौन सी चीजें हैं? जैसे लोगों ने कहा कि हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, उस दिन बातें उठी। मैंने इसका जवाब सिवान में एक जगह दिया। एक विकास मित्र थे, उन्होंने ये बातें मेरे पास उठाई थी। तो मैंने कहा कि पानी पीने के लिए तालाब अलग रखे गए थे, इसके पीछे का कारण आपको जानना है तो प्रैक्टिकल तौर पे कर लीजिए। प्रैक्टिकल कहने का मतलब है अभी वर्तमान में कर लीजिए। मुझे पीछे की कहानी ना आपको पता है ना मुझे पता है, ना उस समय मैं था ना आप थे, लेकिन वर्तमान में तो जांच सकते हैं ना, इन चीजों को जांच सकते हैं ना वर्तमान में। तो मैंने बोला आप अपने घर के सामने, जैसे अभी मैं इन्हीं सर को कह दूं कि अगर इन चीजों को जांचना है तो सर अपने घर में बाथरूम ना रख करके, जैसे 2500 साल पहले तालाब की परंपरा थी नहाने के लिए, आप यहाँ पे एक तालाब खुदवाइए। मैंने उनको कहा कि आप अपने घर के सामने तालाब खुदवाइए और खुद आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। क्या होगा? लोग जो गांव के ही बच्चे हैं उसी तालाब में, जिस तालाब में आप नहाने के लिए आपने बनाया है, हो सकता है कि बच्चे जिनको संस्कार नहीं सिखाया गया है उसी तालाब में जाके टॉयलेट कर देंगे, उसी तालाब में जाके लेटरिन कर देंगे। इससे क्या होगा? नहाएंगे सर उसमें? वैसे तालाब में नहाएंगे? हाँ, नहीं ना। और अगर आपके तालाब में अगर नहा ऐसा चीजें हो रही है तो क्या आप उस तालाब में उन बच्चों को जाने देंगे? वैसे लोगों को नहीं जाने देंगे ना। क्यों नहीं जाने देंगे? उस तालाब में
क्यों नहीं जाने देंगे? मैंने उससे पूछा कि अगर आपके गांव के बच्चे ही अगर उसमें करना शुरू कर दे गंदगी, तो क्या करेंगे आप? दिमाग ठिकाना आ जाएगा आपका भी? आप भी गांव के बच्चों को विरोध करेंगे कि तुम लोग मेरे तालाब में मत नहाओ। क्योंकि जिनको जीवन जीने की कला नहीं पता है, जिनको संस्कार उनके माँ बाप ने अच्छी परवरिश नहीं दिया है कि वहां उनको क्या करना चाहिए, कब और क्या करना चाहिए, तो वो जाकर के अभी इंडिया की बड़ी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती है विदेशों के द्वारा। कुछ अभी ऑस्ट्रेलिया के लोग आए हुए थे और गए थे गांव बौद्धिस्ट जगहों पे, वाराणसी के ही, नहाने के लिए। वहाँ यहाँ क्या बोलते हैं, वाराणसी में हर समय तो भीड़ रहता है वहां पे। तो ऑस्ट्रेलिया का कुछ लड़के आए थे, वो जाकर के नहा रहे थे, वीडियो वायरल हुआ है। तो वे नहा रहे थे, तो अचानक से स्कूल से बच्चे आए और आकर के उसी में बाथरूम करके उसी में धोने लग गए। अब वो देख करके उनको बड़ा घिन लगने लगा, क्योंकि वो बीच नदी में डुबकी लगा रहे थे। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, इसमें मत धो अभी, मत धो अभी। तो और बच्चे और जानबूझ करके उसी में बाथरूम करना शुरू कर दिए, उसी में टॉयलेट करना शुरू कर दिए, उन विदेशियों को दिखा दिखा करके। तो जो बाहर बैठे विदेशी थे, उन लोगों ने वीडियो बना करके डाल दिया सोशल मीडिया पे कि भारत के जो संस्कार है कितना घटिया है। देखो कि जहां पे व्यक्ति अगर उसमें नहा रहा है तो उसी में गंदगी कर रहा है। और यही कारण है कि भारत को आज भी एकदम नीचे स्तर पे देखा जाता है, आज भी बड़े नीचे स्तर पे देखा जाता है। यही कारण है कि जीवन जीने की सलीका इंसान को तरीका पता नहीं है। दूसरी चीज है, जब भी कोई इंसान, हम आप ही से पूछते हैं, कोई भी इंसान, आप ही किसी के घर के मेहमान हो, ठीक है, आप अपने से सोचो, अपने से आप किसी के घर पे मेहमान हुए हो और उस घर में आप बैठे हो और आपके सामने पानी का घड़ा है और कोई भी आया, हाथ कैसे भी गंदा हाथ वाला आया और वही हाथ से लोटा को पानी में डुबाया, उसी हाथ से पानी में डुबाया और इतना तक हाथ को डुबा करके बाहर निकाला और फिर आपको पानी पीने के लिए दे, मन में कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। मेरे साथ ही अभी इस यात्रा में ही की घटना बता रहा हूं। मैं किसी का नाम और गांव का नाम नहीं बताऊंगा, बस इतना बता दे रहा हूं कि पिछले महीने की घटना है। मैं एक घर पे ठहरा हुआ था, तो उन लोगों ने मुझे, बथानी समझ में तो आता है ना, बथानी, हाँ, मुझे वहां पे उन लोगों ने ठहराया, जबकि उनके घर में 3-3 सरकारी नौकरियां थी। फिर भी उन्होंने मुझे बथानी पे रोका। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कौन कहाँ ठहराता है। अगले दिन जब मैं सुबह उठा, रात का कार्यक्रम हुआ, सुबह उठने के बाद मैं फ्रेश होने के लिए जाना था, तो उससे पहले मैंने बोला कि मुझे पानी पीने के लिए दीजिए। तो पानी पीने के लिए जब मैंने मांगा तो एक लोटा मुझे दिया गया पानी पीने के लिए। मैंने पानी पी लिया। मैंने बोला मुझे अब जाना है, बाथरूम जाना है। तो उनके घर में बाथरूम होते हुए भी मुझे बोल रहे हैं खेत में जाना है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैंने बोला पानी तो दे दीजिए, खेत में जाना है। तो जिस लोटे से मुझे पानी पिलाया गया था वही लोटा बाथरूम जाने वाला था। अब मुझे आप ये बताइए कि मेरे जगह पे आप रहिएगा और जिस लोटा से बाथरूम इंसान जाता है खेत में, वही लोटा से आपको पानी पिलाया गया हो, उस घर में आप दोबारा जाएंगे? नहीं। हाँ, नहीं। एक गांव में मैं गया तो एक व्यक्ति अपने खटिया पे आराम से बैठा हुआ बकरी का ढील निकाल रहा था, जू।
जू समझ में आता है ना, ढील। हाँ, अब वो बैठ करके उसी पे बकरी का जू निकाल रहा है, ढील निकाल रहा है और उसे ऐसे ऐसे मार रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ आई और आकर के उसकी पत्नी आकर के बोली है कि खाना खाने के लिए। तो वो तुरंत साबुन से हाथ उसने नहीं धोया, हाथ को सिर्फ पानी लिया और ऐसे ऐसे धो लिया और उसके बाद खाना खाना शुरू कर दिया। अब मुझे भी बोल रहा है कि उसमें साथ में खाना खाने के लिए। अब मैं अपना तो छोड़े, आपको कैसा लगेगा उस थाली में? आप खाना खाएंगे? हाँ, नहीं खाएंगे। नहीं। और अगर आपके थाली में, अगर वैसे लोगों के थाली में अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो लोग क्या कहेंगे कि देखो ये छुआछूत करता है। हाँ, अगर नहीं खाओ तो क्या कहेंगे? छुआछूत करता है। अगर वैसे घर में अगर लोटा से पानी ना पिया जाए और वैसे घर का पानी ना पिए तो क्या कहेंगे? छुआछूत। तो ये छुआछूत किसने पैदा किया? हाँ, अरे बोलिए, किसने पैदा किया? जो छुआछूत कर रहा है वो गलती है, या जिसने वो गंदे हाथों से पानी निकाल रहे हैं या गंदे हाथों से खाना खा रहे हैं या बाथरूम जाने वाले लोटे से ही पानी पिला रहे हैं, उन लोगों ने पैदा करने पे मजबूर किया है? किसने किया है? हम लोग नहीं, उन लोगों ने। जो लोग ऐसे जीवन जीते हैं जिसके वजह से जो साफ सुथरा जीवन जीने वाले जो लोग हैं, वो गंदे तरीके से जीवन जीने वाले लोगों के हाथ का पानी पिएंगे? खाना खाएंगे वैसे थालियों में? तो इसमें गलती किसकी है? उनकी ना, जो अच्छे से जीवन नहीं जी रहे हैं। इसीलिए ये समाज के जो नेता है वो दूसरे पे इल्जाम थोपते हैं, दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि देखो फलाना लोग हमारे साथ में ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे गलतियों के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाता है कि ये गलतियां हो कहां रही हैं। क्योंकि निष्पक्ष खड़ा होकर के हमें कोई भी चीजों को देखना होता है, और मेरा निष्पक्ष होना ही लोगों को पसंद नहीं है, और हो सकता है आप सभी को भी बुरा लगे मैं जो बातें बोल रहा हूं। इसलिए निष्पक्ष होना, ना मैं उस पक्ष में खड़ा होता हूं और ना इस पक्ष में खड़ा होता हूं। मैं बस देखना चाहता हूं कि ये चीजें शुरू कहां होती है। अगर आपके थाली में कोई खाना खाने से अगर मना कर रहा है तो ये मना कहां से शुरू हुआ होगा? अगर आपके हाथ से अगर कोई व्यक्ति पानी पीने से मना कर रहा है तो पानी ना पीने की शुरुआत कहां से हुई होगी? इन चीजों की मैं बहुत बारीकी तौर पे जांचने की और देखने की कोशिश करता हूं, और ये मेरी दृष्टि देखने की जो कला है, ये गलत है या सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वैसे ऐसा ही देखता हूं, ऐसा ही देखता हूं। हाँ, दिक्कत कहां से आ रही है? क्योंकि आप जानवर के साथ सो रहे हो। उन घर में मैं ही अपने नानहर गया था, वहां पे लोग जिस खटिया पे, वहीं पे बच्चे लोग, देखो यही चीजें अच्छी नहीं होती है। जब भी कहीं बैठो तो हल्ला नहीं करना चाहिए। यही चीज तो सिखाने के लिए आया हूं कि जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो उस समय आपस में बातचीत नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, इधर उधर नहीं करना है। तो जब मैं गया वहां पे तो अगल बगल के लोगों ने मुझे कहा कि आज हमारे यहाँ पे ठहर जाइए। देखिए, आता मैं भी आप ही लोगों के समाज से हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ। क्योंकि लोगों को लग सकता है, जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें लगता है कि ये कहीं और से आया हुआ है, इसीलिए दूसरे का पक्ष ले रहा है। ये मेरे रिलेटिव ही है, वो भी हमारे रिलेटिव ही है। यहाँ के सारे लोग मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ पे। भले यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ सारे के सारे मेरे रिलेटिव ही है। मैं बातें रखना चाहता हूँ निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष तरीके से, कि गलतियां कहाँ होती है। मैं जब वहां गया तो वहां के गांव के लोगों ने कहा कि भाई बहुत समय के बाद यहाँ पे आए हो तो हमारे यहाँ ठहर जाओ।
तो हम कहीं भी जाते हैं तो पहले बैठ के बातचीत करते हैं। तो बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो लोगों को मैं देख भी तो रहा हूं ना कि वो क्या कर रहे हैं। जिस बेड पे अगर वो मुझे सुलाने के लिए, जिस खटिए पे मुझे सुलाने के लिए तैयारी किए हुए हैं कि इस खटिया पे मुझे सुलाएंगे, तो उस खटिया को मैं देख भी तो रहा हूं कि उस पे क्या हो रहा है। उसी खटिए पे उनके घर की मुर्गी भी सो रही है, उसी खटिए पे गाय, ये क्या बोलते हैं, बकरी भी सो रही है, उसी पे वो टॉयलेट और टट्टी सब कुछ कर रही है, पोटी कर रही है। और उसी बेड पे अगर आपको सुलाया जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा। खराब लगेगा ना। तो ये चीजें हैं, कहां से चीजें गड़बड़ हो रही हैं। इन चीजों पे कोई नेता आकर के आपसे बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको सुधारना नहीं चाहता है। भले मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन मैं बात वहां करना चाहता हूं जहां से पहला सुधार शुरू होता है, अपने जीवन जीने की कला को बदलने से। हम जिस तरीके से जीवन जी रहे थे और जी रहे हैं, वो गलत है। इसीलिए आप यहां हो। सही होती तो मुंबई, दिल्ली और पुणे जैसे शहरों में रहने वाले लोगों में और आप में क्या अंतर है? क्योंकि मैं नीचे से निचले स्तर के लोगों के साथ भी रहा हूं और ऊंचे से ऊंचे स्तर के लोगों के साथ भी रहा हूं। 5 स्टार 7 स्टार तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम 3 स्टार होटल्स तक और अरबपतियों के लोगों के बीच में, बड़े होटलों से लेकर के और झुग्गियों तक भी मैं सोया हूं। एक फूस के घर से लेकर के 3 स्टार होटल तक के रूम में रह चुका हूं। एक नॉर्मल खाना से लेकर के 3 स्टार होटल के खाना तक भी मैंने खाया है। सारे लोगों के बीच में मैं रहा हूं, इसीलिए मैं उन चीजों को देख पाता हूं और समझ पाता हूं कि दिक्कतें कहां से उत्पन्न हो रही है, आपसे समस्याएं कहां उत्पन्न होती है। मैं उनके बिहेवियर को देखता हूं और आपके बिहेवियर को देखता हूं, मतलब व्यवहार को। वो अपने बच्चे से 1 गिलास पानी भी मांगते हैं और उनका बच्चा 1 गिलास पानी ला करके देता है तो अपने बच्चे को धन्यवाद देते हैं, और हम अपने बच्चे को भी गाली देकर के बोलते हैं पानी लाने के लिए। धन्यवाद तो दूर की बात है, गाली देकर के उसको हम उससे काम करवाते हैं, जबरदस्ती थोप करके उससे काम करवाते हैं। तो ये चीजें कहां से उत्पन्न होंगी? यह विश्वास जो ये बच्चे अगर नहीं बोल रहे हैं, इनकी गलती नहीं है, इनके गार्जियन की गलती है जो इनके अंदर अविश्वास है। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने भी देखा है कि जब भी मैं भी ऐसे घर में पैदा हुआ जिसमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। जब भी मैं कोई बातें बोल देता, ज्ञान वाली चीजें, अगर 2 लोग अगर बुजुर्ग खड़े हो, घर के बड़े बुजुर्ग, और वो आपस में बात कर रहे हो और दोनों आपस में बात कर रहे हो, और लेकिन मुझे बीच में लगे कि नहीं नहीं ये दोनों बेकार की बातें कर रहे हैं, मतलब मुझे बोल करके बीच में सही जवाब देना चाहिए और मैं दे देता, तो वो मेरे ही घर वाले बोलते, देखो तो बड़ा बदतमीज हो गया है, बड़ों के बीच में बोल रहा है। यही होता है ना। अगर बड़ों के बीच में अगर कुछ ज्ञान की बातें बोल दीजिए 2 लोगों के बीच में, तो बोलेंगे देखो बड़ा बदतमीज हो गया है, बड़ों के बीच में बोलता है। जबकि उनके में जिनके लेकर के लोग आज बुराइयां करते हैं, जिन्हें उच्च वर्ग कहा जाता है या फॉरवर्ड क्लास कहा जाता है, जनरल कहा जाता है संविधान के नजर में, वे लोग जब उनके बच्चे ज्ञान की बातें करते हैं तो वो अपने बच्चे की तारीफ करते हैं कि देखो मेरा बच्चा, देखिए कितना छोटा में ही बड़ा ज्ञानी जैसा बात करता है। और हम लोग क्या कहते हैं, कितना बदतमीज हो गया है, 2 बड़ों के बीच में बात रख रहा है। और अगर ज्ञान दे दीजिए कि नहीं नहीं आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, तो बोलेगा क्या, अंडवा चलल मुर्गिया के सिखावे खती। अंडवा चलल मुर्गिया के सिखावे खती, मतलब मनोबल गिराने का काम। मतलब वो जब भी अगर ज्ञान की बातें कहे तो मनोबल गिराने का काम कर देते हैं। मैं ही जब भी अपनी माँ को कोई ज्ञान की बातें बोलता है तो मेरी मम्मी बोलती, चल रहा है अंडवा मुर्गिया को सिखाने चल रहा है। मैंने बोला अंडवा अगर अंडा अंडे बन के रहना चाह रहा था तो फिर उसको अंडा को स्कूल काहे भेजे? हाँ,
अंडा अंडा नहीं रहा, अंडा मुर्गी से भी बड़ा हो गया है। स्कूल में इसीलिए भेजे ना ताकि मुझे ज्ञान हो। जब स्कूल में गया और मुझे ज्ञान हुआ और आपसे ज्यादा मैंने पढ़ लिया, तो अब आपको स्वीकार करना चाहिए ना कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा पढ़ लिया है, तो मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए। सीखने की उम्र होती है क्या? नहीं होती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप अनपढ़ हो और आपका बच्चा आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया है, तो अपने बच्चे से भी सीखा जा सकता है। इसमें कोई आपका सम्मान नहीं गिर जा रहा है कि नहीं सीखना चाहिए। तो हर एक छोटी सी छोटी चीजों के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपने जीवन जीने की जो कला है उसमें सुधार लाना होगा कि आपको कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे साफ सुथरा रहना है। इन सारी चीजों पे ध्यान देना होगा आपको। छोटी छोटी बातों पे कि आपके बच्चे गंदा गालियां दे रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं। मेरी ही मम्मी, अभी मैं यहीं पे देख रहा था, जो टीचर यहाँ पे इनके यहाँ साथ पढ़ाने आते हैं, जब बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे थे तो डायरेक्ट उनको बोल रहे हैं, रे रे कर करके बात कर रहे हैं, रे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। बदमाशी करेगा रे, मतलब ये ऐसा लैंग्वेज जैसे एक लफुआ शब्द होता है। लफुए लड़कों लोग का हमारे तरफ इन्हें ऐसे शब्द उपयोग करने वाले लोगों को लफुआ कहते हैं। जिनको शब्द आता नहीं है वो टीचर कैसे बन गए, मुझे ये नहीं समझ में आता है। अब वैसे टीचर होंगे तो बच्चे किस स्तर के होंगे वो आप समझ सकते हैं। और मैं अपनी ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि मैं अपने घर के पास अगर मैं किसी को बे और रे शब्द बोल दूं तो मेरी मम्मी मुझे एक थप्पड़ मारती थी। गाली तो छोड़ दीजिए, माँ बहन की गालियां जैसे गांव में आम है वो तो छोड़ ही दीजिए, बे और रे भी इस मुंह से निकल जाए तो मेरी मम्मी मुंह पे थप्पड़ मारती थी, यहाँ पे, गाल पे नहीं, यहाँ से, क्योंकि गाली कहाँ से निकल रही थी? मुंह से। और यहाँ पे टीचर रे रे का बात कर रहा है, लफुए जैसे शब्द का उपयोग करके पढ़ा रहा है, तो बच्चे क्या समझेंगे? वो सीखेंगे, हो सकता है स्कूल की चीजें सीखे, लेकिन वो ये तो देख रहे हैं ना कि हमारा टीचर कैसे शब्दों का उपयोग कर रहा है। टीचर की क्वालिटी अगर निम्न स्तर की हो तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा? बच्चे की क्वालिटी कहां तक उठेगी? उसी स्तर तक रह जाएगी। क्योंकि हम जहां तक होते हैं हम उसको वहीं तक तैयार कर पाते हैं। अगर हमारा परसेंटेज अगर 60% आया हो तो हम उस बच्चे को 80% लाना सिखा सकते हैं क्या? हाँ, 60% लाने वाला 80 और 100% लेवा सकता है क्या? नहीं ले आ सकता ना। वो किसे सिखाएगा? कैसे 80% लाना? अगर 80% लाना उसे पता होता तो वो खुद 60% कैसे लाता? तो उसी तरीके से कुछ चीजें हमें भी नोटिस करना होता है कि हम कहां पे कुछ चीजें गलती कर रहे हैं। सत्संग का मतलब आप लोगों ने अभी तक ये चीजें सुना कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगे तो सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे, रामायण की कथा सुनाएंगे। ऐसा सुनाते हुए सुनते सुनते मैं 28 साल का हो गया हूँ। बहुत सत्संग में गया है मैं, जा गया, बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोली, कहानियां सुना दी, सुन करके खीर खा करके और खिचड़ी खा करके घर आ गए। जीवन में किसी को परिवर्तित होते मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने देखा कि इससे परिवर्तन नहीं होने वाला है। और जिससे परिवर्तन होने वाला है अगर वो बात बोला जाए तो लोगों को बुरा लगने वाला है। और बुरा लगने के लिए कोई व्यक्ति बोलता इसलिए नहीं है कि अगर मेरी बातें जनता को बुरा लगेगी तो चंदा नहीं देंगे। ना मुझे चंदा का डर है, ना पैसे का डर है कि मुझे कोई देगा कि नहीं देगा, मुझे लात मार के गांव से भगा देगा या अपने यहाँ रोकेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। और आप मेरी बातों को सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो वो आप जानेंगे अपना अब। लेकिन मैं बस वही बोलूंगा कि जिससे आपके जीवन में सुधार हो सकता है। आप अपने जीवन जीने की कला को सुधारिए। कैसे शब्द आप उपयोग कर रहे हैं बच्चे के लिए, तैयार रहिए कि ये बच्चा एक दिन आपके लिए बोलेगा। हमारे घर के पास एक व्यक्ति है, वो दूध बेचता था, ग्वाला।
उसका इकलौता बेटा था। वो जब भी अपने बच्चे को, इकलौते बेटे को, गाली से ही संबोधित करता और थोड़ी सी गलती होने पे उसे लात जूते से मारता था, लात जूते से। और धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो लड़के की भी शादी हुई और उसकी भी बेटियां जवान हो गई और बच्चे जवान हो गए। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने बच्चे को मारता था, अब वो बूढ़ा हो चुका है, वो तो दादा बन गया है, लेकिन उसकी आदत अभी भी नहीं सुधरी थी गाली देने की। इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? जब उसने देखा कि अति कर दिया है, तो एक दिन उसके बेटे ने दम भर कूट दिया। जो थोड़ा मोड़ा इज्जत बचा था 70 साल की उम्र में, जो बेटा इस कारण से कि हम इकलौता हैं, अगर अपने पिता पे हाथ उठा देंगे तो समाज क्या कहेगा कि इकलौता बेटा ने हाथ उठा दिया। इसलिए आज तक हाथ नहीं उठाया था, उसने उठा दिया। अब वो मरने से पहले उसका कैसी मौत होगी जरा बताइए? कोई इज्जत बचा उस बूढ़े का? नहीं बचा नहीं। तो अगर उसके बेटे ने उसके ऊपर हाथ उठाया तो क्या कारण था? कोई बर्दाश्त की सीमा होती है, हर चीज की एक सीमा होती है। लग तो रहा कि गलत, कि एक बेटा को अपने पिता पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन वो पिता का फर्ज निभा रहा था? बचपन से वो पिता का फर्ज निभा रहा था? नहीं। तो एक सीमा होती है, जहां से जाकर के अगर आप नहीं सुधरे तो वो सीमा टूटेगी और सारा का सारा आपकी इज्जत धज्जिया में उड़ जाएंगी। इसीलिए उसी स्तर तक लिमिट में रहना चाहिए कि हमें गालियां नहीं देनी चाहिए बच्चों को। नहीं तो बच्चे कल होकर के आज वो आपकी बातें क्यों सुनते हैं पता है? एक लड़का हमारे घर के पास का घर से भाग गया था, लेकिन घर फिर वापस आ गया। क्यों? क्योंकि वो अभी कमा नहीं रहा था। क्यों वापस आया पता है? क्यों? वो कमा नहीं रहा था, बस इसीलिए वापस आया। बोला कि अभी हम कमा नहीं रहे हैं, चलो अभी बैठ करके पहले खा ले, थोड़ा ताकतवर अपने आप को बना ले। वो इसलिए नहीं कि बाप की इज्जत करता है, वो अब इंतजार करेगा कि जिस दिन मैं ताकतवर होऊंगा और ये जिस दिन बूढ़ा होगा, मैं जिस दिन ताकतवर होऊंगा और ये जब बूढ़ा होगा, तब बदला लेंगे। और यही हो रहा है। जो पुरुष है वो कहीं से अपने से ज्यादा ताकतवर से गाली सुन लेता है, चाहे गांव में या फिर बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रियों के मालिकों से गाली सुनता है, डांट सुनता है। अब डांट सुनता है तो वो जवाब तो दे नहीं सकता अपने मालिक को, क्योंकि मालिक को जवाब देगा तो नौकरी छिन जाएगी, पैसे नहीं मिलेंगे। अब वो घर आता है, अब वो जो उसके अंदर गुस्सा उठा है गाली सुनने के वजह से, वो खत्म हो जाएगा क्या? जैसे खीर ले जाकर घर में दिया था, तो वो गुस्सा ला करके क्या करता है? उसको घर में कमजोर कौन दिखता है? घर में कमजोर कौन दिखता है? पत्नी। तो आकर के किसी ना किसी बहाने से अपनी पत्नी को गाली देगा और नहीं तो उसको मारेगा। अब पत्नी को गाली दिया और मार लिया तो पत्नी को आया है अब गुस्सा। अब वो गुस्सा पति पे तो निकाल नहीं सकती, क्योंकि पति परमेश्वर है। तो पति को चप्पल मार देगी तो मतलब भगवान को चप्पल मारी, है कि नहीं? तो पति को तो मार नहीं सकती। तो उसके लिए सबसे कमजोर कौन है? बच्चा। अभी तक देखिए, बच्चा डेली स्कूल जाता है और आता है, बच्चा डेली खेलता है और डेली मिट्टी में लौटता है, लेकिन उसे कभी दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन उसका पति उसे कूटेगा ना, उस दिन वो पक्का है कि अपने बच्चे को कूटेगी, किसी न किसी बहाने अपना बेटा को कूट देगी, किसी न किसी बहाने वो कूटेगी अपने बच्चे को। इसीलिए कभी कभी बच्चे डरते हैं कि जिस दिन पापा मम्मी को मारे हैं उस दिन घरे में मत रहो, नहीं तो मम्मी हमको धोएगी। पापा मम्मी को धोएंगे और मम्मी हमको धोएगी। तो इसीलिए बच्चा गायब हो जाता है। और नहीं, अगर घर में रहा तो मम्मी कूट दी अच्छे से। अब बच्चा मारे किसको? माँ को तो हाथ उठा नहीं सकता, तो किसको मारेगा? खोजता है गांव में मेरा से छोटा और कम ताकतवर लड़का कौन है। हाँ, यही करते हो ना? अब गांव भर में वो खोजेगा कि मेरे से कमजोर लड़का कौन है। अब गांव में खोज लेगा कि मेरे से कमजोर लड़का कौन है,
उससे जाकर के वो मारपीट करेगा, और जो गुस्सा उसकी माँ ने उस पे उतारा था वो जाके अब उस बच्चे पे उतारेगा। तो जा करके वो मोहल्ले के लड़कों को कूटेगा। और अगर ना मिले कोई लड़का तो फिर घर में देखेगा गाय है नहीं तो बकरी है, तो डंडा उठाएगा, दम भर मारेगा जाके बकरी को बेमतलब के। वो अपना गुस्सा जाकर के बकरी पे उतारेगा। और नहीं तो अगर उसके हाथ में अगर गुड्डा गुड़िया है तो तोड़ देगा, गर्दन तोड़ देगा, नहीं तो हाथ तोड़ देगा, अपना ही खिलौना को तोड़ेगा। मतलब जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं जाकर के खत्म होने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसे पैदा ही ना होने दीजिए। एक बैरियर बनाइए, एक सोकर। सोकर क्या होता है पता है? जैसे गाड़ी में जब बैठते हैं तो उसमें सोकर होता है ना, जो ऐसे ऐसे स्प्रिंग जैसा हो जाता है। तो जब झटका लगता है तो सोकर सारा का सारा झटका को सोख लेता है। उसी तरीके से किसी ना किसी एक को सोकर बनना पड़ेगा, तो चाहे पुरुष हो चाहे वो महिला हो, सोकर बनना पड़ेगा। ये सोकर बनने का काम दो ही लोग कर सकते हैं, एक घर का पिता कर सकता है और एक माता कर सकती है। पिता ये कर सकता है कि अगर बॉस ने गाली दिया तो उस सोकर को पी जाने के लिए क्या है, सोकर का काम क्या कर सकता है, मेडिटेशन, ध्यान ही सोकर का काम करेगा। मैं 10 मिनट ध्यान कराने वाला हूं अब। 10 मिनट बस ध्यान कराने वाला हूं, अब हो गया मेरा बात खत्म, हो गया ये। तो सोकर का काम क्या करता है, मेडिटेशन। जैसा ही आपको गुस्सा आए, क्रोध हावी हो, तो 10-15 मिनट आप ध्यान करने के लिए बैठ जाएंगे, वो गुस्सा शांत हो जाएगा। 10-15 मिनट ही अगर हम बैठ जाएं तो वो गुस्सा शांत हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। उस ऊर्जा को ध्यान में लगा दीजिए। ये काम पिता कर सकता है, माता कर सकती है। अगर पिता कहीं से गाली सुना है तो ध्यान करके उसे खत्म कर दे। अगर ये ट्रांसफर हो गया है माँ तक, तो माँ कम से कम इसको सोकर के तरफ पे इसे सोख ले, ध्यान के माध्यम से उसे वहीं समाप्त कर दे। नहीं तो फिर वो जाकर बच्चे पे उतारती है, बच्चा पे इसका नेगेटिव और नकारात्मक असर होता है। तो इन सारी चीजों पे आप ध्यान दीजिए। इसीलिए मैंने इन चीजों को, बातों को रखा, इसलिए नहीं कि आप लोगों को बुरा लगे, इसलिए क्यों ये नेता लोग जिस तरीके से समाज में अराजकता फैला रहे हैं, द्वेष भावना फैला रहे हैं, द्वेष भावना फैला करके कुछ नहीं मिलने वाला है, दुश्मनी करके किसी से कुछ नहीं मिलने वाला है। कभी आज तक वैर से वैर मिटा है क्या सर? कभी वैर से वैर नहीं मिटा है। क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता था कि हम ये अछूत समाज अछूत बना कैसे, और क्यों इनको अछूत कहा जाता है, क्या इनमें दिक्कतें आती है, क्या ऐसा लाइफ स्टाइल है इनका जिसके वजह से इन्हें ऐसा कहा जाता है। हमने देखा इन चीजों को, बड़े नजदीक से देखा है, बड़े नजदीक से देखा है इन चीजों को। इसीलिए मैं ये बातें बोल पा रहा हूँ। नशा करते हैं अपने बच्चे के सामने। कई जगह मैंने देखा कि अपना बेटा खड़ा है और वहीं पे आप बैठ के ताश जुआ खेल रहा है। तो ये सारी चीजें गलत कृत्य कर रहे हैं, गलत तरीके से खान पान। मेरे घर के पास का ही एक व्यक्ति, हमें तो इतना घिन मतलब कभी आया नहीं, वो व्यक्ति इतना घिनौना आदमी था कि अपने ही घर में बाथरूम करके उससे प्लास्टिक में लेकर के घरे में रखता है, घर के पीछे ही फेंक देता है। मतलब इस तरीके का, मतलब इतना भी इंसान को समय नहीं है कि वो जा करके खेतों में जाए या बाथरूम करने के लिए कहीं दूसरे जगह पे जाए, अपने घर में ही बाथरूम करता है, जबकि घर में बाथरूम भी नहीं है। हम लोग ही अपना घर, कभी कभी गांव हमारा यहीं पूर्वी चंपारण में है, और जब जब हम लोग धनबाद का अपना घर खाली घर छोड़ करके किसी को हम लोग चाबी दे करके आते थे महीना दिन के लिए, तो जब हम लोग जाते वापस तो उस घर को पूरा धोना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते थे, हम लोग जब जिसको भी घर भी चाबी दे करके जाते महीना दिन के लिए, तो वो लोग क्या करते कि अपना थूक हो या खखार हो या गुटखा खाते तो गुटखा हो, घर का ही कोना में
थूक देते थे। खैनी हो, गुटखा हो, ककार हो, कुछ भी थूक देते थे। नाक की गंदगियां बेड में ही पोंछ देते थे। अब वैसे लोगों को कभी घर देने का मौका मिलेगा तो देंगे क्या? हाँ, नहीं देंगे। क्यों? घर को गंदा कर दे। घर को गंदा कर दे रहे हैं। तो इसीलिए ये चीजें हमें ध्यान देना चाहिए कि ये गलतियां हम ना करें। करेंगे क्या ये सब? नहीं। नहीं ना। तो ये चीजें हम ना करें, इसके ऊपर खासा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लग रहा है बहुत बेकार की चीजें कि ये क्या बेकार की बातें कर रहा है, लेकिन मैं भाषण देके जाने वाला नहीं हूँ, अच्छी और दूसरे को इल्जाम लगा के जाने वाला नहीं हूँ। मैं आया हूँ आपको सुधारने के लिए, तो आपकी बातें करूंगा जिससे कि आपके अंदर परिवर्तन आए। मुझे दूसरे को गाली दे करके, दूसरे का विरोध करके कुछ नहीं मिलने वाला है। अब चलिए, हम जिस सोकर की बात कर रहे थे कि हम उसको सोख सकने की क्षमता आएगी कि हम उसे आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये ध्यान आपके जीवन में बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है, लेकिन प्रतिदिन अगर इसे करते हैं तो, नहीं करेंगे तो वो आपकी चिंता है, मेरी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा इससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आप करते हैं तो आप ही का फायदा होगा। तो हम 10 मिनट अब ध्यान करेंगे। पेट से गहरा श्वास लें और उसे धीरे धीरे छोड़ें। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर।